दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखते समय उसके कुछ बेसिक रूल्स जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। बिना ये मालूम होकर हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बेसिक रूल्स क्या है, मतलब इंग्लिश की बेसिक प्रिपरेशन है, वो आपसे मैं करवा के लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस बेसिक प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज है मतलब क्या है, तो कुछ ना कुछ तो सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन है, राइट। वाक्य रचनाएं हैं, तो ये जो वाक्य रचनाएं है वो हमें मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद में आगे जाकर आप देखने वाले हैं कि सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या होता है, वो सब आप धीरे धीरे सीखने वाले हैं। लेकिन ये सब ग्रामर की शुरुआत करने के पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, और वो बेसिक चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो उसमें एक तो कर्ता मतलब डूअर मतलब सब्जेक्ट मतलब जो क्रिया करने वाला है वो तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। और अगर सब्जेक्ट आ गया तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ तो क्रिया तो करेगा ही, बराबर है। तो इस हिसाब से सबसे पहले सेंटेंस मतलब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सेंटेंस में डूअर मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता कुछ ना कुछ तो क्रिया करने वाला है। ओके। लेकिन हमेशा सेंटेंस में डूअर कुछ क्रिया करता ही है ऐसे नहीं होता है। कई कई बार क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो रहता है वो सब्जेक्ट अलग तरीके से हमें ये बताता है कि मैं डूअर नहीं हूं, मतलब मैं करता नहीं हूं, क्रिया करने वाला नहीं हूं। तो मैं हूं सेंटेंस का मेन वर्ड, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा उसमें मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही देखना है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये तो बहुत ही बेसिक इंग्लिश है। मतलब आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब जाते हैं तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से मतलब आपका अंग्रेजी सीखना जब चालू होता है तब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही अभी आपको सिखाने वाला हूं। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो दोस्तों ये बेसिक कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो है कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है। जैसे देखिए, अगर मैंने ऐसे कहा मैं छात्र हूं, तो देखिए दोस्तों सेंटेंस के पहले सबसे पहले टाइप क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं छात्र हूं, आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर ये पूरे जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं। मतलब इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। अभी ये सब्जेक्ट है मतलब क्या है, क्या यहां पर ये सब्जेक्ट कुछ क्रिया कर रहा है क्या? ऑफ कोर्स यहां पर ये सब्जेक्ट कुछ भी क्रिया नहीं कर रहा है। पृथ्वी हमारी माता है। देखिए दोस्तों यहां पर भी मैंने इस तरीके का एक सेंटेंस लिया हुआ है जिसमें हमें पृथ्वी की जानकारी नेक्स्ट सेंटेंस में मिल रही है। मतलब इसकी जानकारी हमें यहां मिल रही है, मतलब ये क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मतलब क्या है, मुख्य विषय है। मतलब ये सेंटेंस पर्टिकुलरली पृथ्वी की जानकारी देने के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, राइट। देखिए नेक्स्ट देखिए, व्याकरण एक शास्त्र है। मतलब अभी इस सेंटेंस में हमें किसकी जानकारी दी जा रही है, इसकी जानकारी दी जा रही है। मतलब ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके। अभी ये सेंटेंस में किसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, देखिए इसकी दी जा रही है। इंटरनेट की जानकारी क्या है, तो वो समय की जरूरत है। मतलब यहां पर ये क्या है, हमें सब्जेक्ट मिल रहा है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं ये हिंदी सिखा रहा हूं या इंग्लिश सिखा रहा हूं। दोस्तों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी मातृभाषा में अगर क्लियर होंगे तो ऑफ कोर्स हमें हमारे वही कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में भी जरूर क्लियर होंगे। जैसे यही सेंटेंसेस अगर मैं इंग्लिश में करूं तो इंग्लिश में भी यही होगा, यही सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यही सेंटेंस अभी मैं इंग्लिश में करता हूं, देखिए
I am a student. The earth is our mother. Grammar is a science. Internet is a need of our. देखिए दोस्तों, अभी यहां पर भी सेम आपको ये दिखाई देगा। मेरी जानकारी यहां पर दी गई है, जैसे ये है वैसे ही ये सेंटेंस है। यहां पर अर्थ की जानकारी दी गई है, यहां पर ग्रामर की जानकारी दी गई है, यहां पर इंटरनेट की जानकारी दी गई है। मतलब लैंग्वेज हमारी हो या दूसरी कोई परकीय भाषा हो, ग्रामर एक ही होता है, क्योंकि वो एक साइंस है, राइट। तो जिसकी जानकारी दी जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेसिक में यही समझ में आना चाहिए, जिसकी जानकारी दी जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसका बनता है, बेसिक में हम लोग इतना ही सीखेंगे कि जितना भी सब्जेक्ट यहां पर होता है वो हमेशा, देखिए आपको मालूम पड़ेगा, सेंटेंस की शुरुआत में ही है। और सेंटेंस की शुरुआत में जो होता है वो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हमेशा कुछ ना कुछ तो नाउन होता है। फिर वो नाउन में संज्ञा, सामान्य नाम वगैरह वगैरह अनेक बहुत सारे वहां के प्रकार है। हमें देखना सिर्फ यही है कि ये नाउन होता है। फिर वो नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, यही नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, यही नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, यही नाउन मटेरियल नाउन भी हो सकता है, और यही नाउन कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। अभी दोस्तों बेसिक में हमें ये सब सीखने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी मैं एक ब्रीफली आपको ये बताता हूं कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे ये पेन है, ये भी पेन है, दोनों के लिए पेन ये कॉमन नाउन है, बराबर है। तो इसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। ये व्हाइट बोर्ड है, इसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। मैं शिक्षक हूं, मैं व्याख्याता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं दोस्त हूं, मैं अध्यापक हूं, ये सब जितने भी वर्ड्स है जो मेरे बारे में जानकारी दे रहे हैं, मैं कौन हूं ये बता रहे हैं, ये सब नाउन है, राइट। नेक्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम सुदेश है, तो मेरा जो नाम दिया गया है मुझे, ये प्रॉपर नाउन है। मैं जिस शहर में रहता हूं, ये शहर कॉमन नाउन है, लेकिन इस शहर को पूना, इस शहर को दिल्ली, इस शहर को मद्रास, इसी शहर को बंगलोर, ये नाम जब दिया जाता है तब उसे प्रॉपर नाउन दिया जाता है। मतलब प्रॉपरली वही चीज के लिए वही नाम आप यूज करोगे, राइट। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सौंदर्य देखा जा सकता है, लेकिन आप इसे सौंदर्य कहते हैं, ऐसे आप बता नहीं सकते हैं। वैसे ही भावना आप फील कर सकते हैं, लेकिन ये भावना दिखाई नहीं जा सकती है, जैसे हम लोग एक पेन दिखा सकते हैं, राइट। अभिनय हम महसूस कर सकते हैं, हमें वो भाता भी है, लेकिन हम एक कॉन्क्रीट नाउन के जैसे उसे दिखा नहीं सकते हैं। इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वनस्पति शास्त्र हम महसूस कर सकते हैं, हम वनस्पति दिखा सकते हैं, लेकिन शास्त्र दिखा नहीं सकते हैं। इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
मटेरियल नाउन से ही हमें पता चलता है यहां पर कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा। जैसे एयर मटेरियल है, पानी वाटर मटेरियल है, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सैंड, शुगर, जैगरी, ये सब मटेरियल है। और कलेक्टिव नाउन के लिए जैसे आपको मालूम है गुड कलेक्टिव नाउन है, गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि सरकार में एक व्यक्ति नहीं होती है, सरकार में अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक मंत्री होते हैं, अनेक डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से वो भी कलेक्टिव नाउन है। जैसे आर्मी, जब हम आर्मी कहते हैं तो आर्मी में वायुसेना, स्थल सेना और जल सेना तीनों भी आते हैं, तो वहां पर आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन हमें मालूम पड़ सकते हैं। सब्जेक्ट ये जैसे इस तरीके का नाउन हो सकता है, वैसे ही यही सब्जेक्ट कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ये प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स है जो हम इनकी जगह यूज करते हैं। हम इनको निकालकर जब कोई वर्ड का यूज करते हैं उन्हीं के लिए, तब उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मेरे लिए मैंने आई का यूज किया, आपके लिए मैं यू का प्रयोग करूंगा, उनके लिए मैं ही नहीं तो दे उसका प्रयोग करूंगा। तो इस तरीके से नाम के बदले में, नाम के जगह पर जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन कौन से हैं? जैसे आई, वी, यू सिंगुलर में भी यही होता है और प्लूरल में भी यही होता है। ही, शी, इट और दे। बेसिक के लिए हमें इतने ही प्रोनाउन अगर समझ में आए तो भी बहुत है, क्योंकि इसके बाद में जब हम ग्रामर सीखेंगे तो इसमें इस प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स है। वो टाइप्स क्या होते हैं और इन प्रोनाउंस को वहां पर क्या नाम दिया गया हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, नाम के बदले में, नाम के जगह पर जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सुदेश सर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, मतलब आपको समझता है सुदेश सर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यहां पर सुदेश एक प्रॉपर नाउन है और यहां पर स्टूडेंट्स मतलब छात्र ये कॉमन नाउन है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? प्रोनाउन इनके बदले में, इनकी जगह पर यूज किया जाता है। तो सुदेश सर की जगह अगर मैं सुदेश सर हूं तो मेरे लिए यहां पर मैं आई का यूज करता हूं। आई के लिए यहां पर एम लगता है, इसके लिए मैं एम लेता हूं और आई एम टीचिंग, और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसके लिए बहुत सारे हैं, इसलिए उनके लिए मैं दे का प्रयोग करूंगा। तो यहां पर दे का एक फॉर्म होता है और वो है देम, ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंग्लिश में रूल है, जब भी सब्जेक्ट रहता है तभी आपको इसका ही यूज करना पड़ता है। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए हमेशा यही होते हैं, लेकिन यही प्रोनाउन अगर आपको ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना होता है तो आप यहां पर आई के बदले में मी, वी के बदले में अस, यू वैसे ही रहता है, ही का हिम किया जाता है, शी का हर होता है, इट वैसे ही रहता है और दे का देम किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट में करते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा
यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन है, उसके लिए यहाँ पर देम, ये प्लूरल का प्रोनाउन यूज किया गया। यहाँ पर ये मेरा नाम है, इसके लिए मैं मेरे लिए वहां पर आई का यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों, तो इनको दोस्तों कहा जाता है प्रोनाउन। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अभी आपको एक बार सब्जेक्ट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट बाद में समझेगा। हमें सिर्फ यही देखना है बेसिक में हमें क्या समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, ये होता है सब्जेक्ट। अभी ये सब्जेक्ट में हमेशा एक तो आपको नाउन मिलेगा, नहीं तो प्रोनाउन मिलेगा। वापस ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है, फिर नाउन वो किसी तरीके का भी होने दो। तो सब्जेक्ट हमेशा एक तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। और ये जो सेंटेंसेस हमने देखे हैं, तो ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मतलब क्या है? जिसके बारे में हमें जानकारी दी गई हुई है। तो जिसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सूरज एक तेजस्वी तारा है, तो सूरज की इंफॉर्मेशन हमें नेक्स्ट सेंटेंस के पार्ट में दी गई है, वह एक तेजस्वी तारा है। तो सूरज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मुख्य विषय होता है। ओके, तो दोस्तों, इस तरीके से ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इस बेसिक कंस्ट्रक्शन में ग्रामर के रूल्स क्या है वो भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले हमें इतना ही मालूम होना चाहिए, इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं वहां पर सब्जेक्ट ये डूअर नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी एक्शन नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट में हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। नाउन क्या है ये आपको समझ में आया होगा, ये तो बेसिक है, इसका और डीप में हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का उपयोग क्या होता है और किस तरीके से प्रोनाउन के रूप होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के 3 पर्सन होते हैं। अब ये 3 पर्सन होते हैं, मतलब क्या है? जिसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोस्तों, जब हम हमारी लैंग्वेज में खुद के लिए मैं का यूज करते हैं तभी मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन होता हूं, क्योंकि मैं पहला हूं और मैं हूं, इसके लिए मुझे आप दिख रहे हैं। अगर मैं होता ही नहीं था तो मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसके लिए सबसे पहला दुनिया में आने वाला शख्स है वो मैं है। मैं मतलब सिर्फ मेरे तरफ मत देखिए, आप भी खुद को मैं कहते हैं। हर एक व्यक्ति खुद को मैं कहती है, मतलब मैं ये सबसे पहले मेरे लिए पहला वर्ड है, राइट? तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा होता है मैं, मतलब आई। ओके, अब ये फर्स्ट पर्सन मैं तो हो गया, लेकिन ये तो एक वचन है, सिंगुलर है। अभी इसका प्लूरल हो सकता है क्या? इसका बहुवचन हो सकता है क्या? जैसे किताब, किताबें, हम लोग प्लूरल करते हैं। तो नाउन का, नाम का जैसे बहुवचन होता है वैसे इसका प्लूरल होना ही चाहिए, बहुवचन होना ही चाहिए। तो मैं का प्लूरल क्या होगा? तो मैं का प्लूरल होता है वी, जिसे हम लोग कहते हैं हम। अभी देखिए, हम में मैं होता ही है। हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसका मतलब ये हम में मैं भी है। इसके लिए इस एक वचन आय का बहुवचन होता है वी। उसके बाद में होता है सेकंड पर्सन। अभी ये सेकंड पर्सन आया किधर से? तो सेकंड पर्सन मतलब मैं, नहीं तो हम,
जिसको देख रहे हैं वो सब सेकंड पर्सन में आ रहा है। देखिए, मैं मेरे आंख से दूसरे को दिख रहा हूं, जो भी दूसरी चीज है वो मुझे दिखाई दे रही है, इसके लिए वो सेकंड पर्सन है। तो मेरे लिए तू भी सेकंड पर्सन है, क्योंकि मेरे अलावा यहां पर तू है। तो इसके लिए यहां पर सेकंड पर्सन का एक वचन होता है यू, मतलब तू। अभी जैसे यहां पर तू है, वैसे ये तू किसमें समाविष्ट है? उसका बहुवचन क्या है? तो वो होता है आप, मतलब आप सारे, मतलब तुम सब, मतलब तुम नहीं तो आप, ये उसका होता है सेकंड पर्सन बहुवचन का। तो इसके लिए यहां पर तुम भी आ सकता है या आप भी आ सकता है, लेकिन हम हमारे एज से ज्यादा जितनी भी व्यक्तियां होती है उनके लिए भी तुम का नहीं तो आपका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमें समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद में होता है थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन क्या है? जैसे अभी आपको समझ में आया होगा, मैं फर्स्ट हूं, तू सेकंड है, और मैं जब तुझसे बात करता हूं तब मैं उसकी बात करता हूं जो हम दोनों से अलग तीसरे है। मैं उसकी बात करता हूं, मैं उस चीज की बात करता हूं, मैं उन चीजों की बात करता हूं, मैं उन लोगों की बात करता हूं। मतलब हम दोनों से अलग जो तीसरा है, मतलब हम दोनों के अलावा जो भी कुछ है वो सब थर्ड पर्सन में आता है। तो इसके लिए ये थर्ड पर्सन होता है, वो क्या होता है? तो वो तीन टाइप का होता है, ही, शी और इट। दोस्तों अभी देखिए, तीन पर्सन तो हम लोग ने लिख लिए। अभी यहां पर आई और यू है, यहां पर वी और यू है, यहां पर तो एक ही वर्ड है, फिर थर्ड पर्सन में तीन क्यों आए? जैसे आपको पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है, इस बारे में पता है। देखिए दोस्तों, आई, वी, यू और यू, इनका कुछ भी लिंग नहीं होता है, क्योंकि लड़का भी कह सकता है आई एम अ बॉय, और लड़की भी कह सकती है आई एम अ गर्ल। मतलब आई का लिंग नहीं होता है। और यही वी के बारे में भी है, यू के बारे में भी है, और ये यू के बारे में भी है। जैसे वी आर बॉयज और वी आर गर्ल्स, दोनों भी हो सकता है। यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, मतलब यहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों भी हो सकता है। यू आर बॉयज, यू आर गर्ल्स, यहां पर भी दोनों हो सकता है। लेकिन यहां पर पुल्लिंग के लिए हम लोग सिर्फ ही का ही यूज कर सकते हैं। ही इज अ गर्ल नहीं चलेगा, ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन। मतलब ही से हमें पुल्लिंग का, मतलब एक लिंग का बोध होता है जो पुरुषवाचक है। इसके लिए इसे इंग्लिश में इसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, मतलब पुरुष कहते हैं। और ये हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं ही, और हमारी लैंग्वेज में वह। ओके, अभी शी है, ये स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर जिसे कहते हैं, और यहां पर भी वही आता है। हमें सामने वाले का जब लिंग मालूम होता है तब हम वहां पर ही नहीं तो शी का यूज करते हैं। और दूसरा, इसे कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर, मतलब नपुंसकलिंग। इंग्लिश में सभी प्राणी और सब निर्जीव वस्तु ये न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। तो कोई भी प्राणी रहने दो, वो न्यूट्रल जेंडर ही होता है। तो उसके लिए यहां पर भी वही आता है, वह। ओके, और फिर इसका प्लूरल, तीनों का प्लूरल भी दे होता है। और जब प्लूरल हम लोग करते हैं, मतलब बहुवचन जब करते हैं, तो सबका बहुवचन एक ही होता है। वापस
जैसे यहाँ पर लिंग का बोध नहीं होता है, वैसे यहाँ पर भी लिंग का बोध कभी भी नहीं होता है, क्योंकि दे आर बॉयज, दे आर मेन। लिंग तो मालूम पड़ गया, लेकिन दे से लिंग का बोध नहीं हुआ है। आगे मैन, विमेन, बॉयज, गर्ल्स, इन वर्ड्स के साथ में जब दे का यूज किया गया तब हमें दे का लिंग मालूम पड़ा है। वैसे ही जब मैं कहता हूं दे आर डॉग्स, दे आर बुक्स, तो हमें प्राणी और निर्जीव चीजों से बोध होता है कि ये दे का जेंडर नहीं है। मतलब पुल्लिंग रहने दो, स्त्रीलिंग रहने दो या नपुंसकलिंग रहने दो, तीनों लिंगों के लिए हम लोग दे का यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से ये 3% होते हैं। अब ये 3% जो है इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, मतलब इनके कुछ रूप है और वो रूप हमें यूज करने पड़ते हैं। तो ये तीनों रूप कैसे यूज करते हैं तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रोनाउंस सीखे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो भी प्रोनाउंस देखे हुए हैं, ये प्रोनाउंस का यूज हमेशा सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ओके, सब्जेक्ट मतलब जिसकी जानकारी दी जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और उस सब्जेक्ट के लिए इन फॉर्म्स का यूज किया जाता है। अभी ये फॉर्म्स जो भी है प्रोनाउंस के, वो इतने एक ही नहीं है, इसके और 3 फॉर्म्स होते हैं। लेकिन वो 3 फॉर्म्स क्या है और उनका यूज कैसे करना है, उसके पहले हमें सेंटेंस में और किस जगह पर इन रूपों का यूज किया जाता है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे वे फॉर्म्स जो है इनके कहां पर यूज करते हैं, उसके लिए उसका बेसिक क्या है। तो दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट में ये होता है, ये जैसे अभी हमें समझ में आया वैसे हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट में कुछ नाउन्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर कहूं तो सब्जेक्ट के जगह पर कॉमन नाउन भी आ सकता है, सब्जेक्ट के जगह पर प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, सब्जेक्ट के जगह पर हम लोग मटेरियल नाउन भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर हम वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज कर सकते हैं, वही सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग कलेक्टिव नाउन भी यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर एक तो प्रोनाउन नहीं तो नाउन्स, ये दोनों का यूज किया जाता है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा जब इनके बारे में जानकारी दी जाती है तब उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा जिस वर्ड की जानकारी दी जाती है वो उस सेंटेंस का मुख्य विषय होता है। वैसे ही यही सब्जेक्ट कभी कभी डूअर होता है। डूअर मतलब कुछ क्रिया करने वाला होता है, वो कुछ ना कुछ तो क्रिया करता है। अभी वो क्या क्रिया करता है और वो क्रिया हमें कैसे समझेगी, उसके लिए सबसे पहले मैं अभी आपको एग्जांपल्स देता हूं। जैसे देखिए, मैं खा रहा हूं। अभी दोस्तों जब हम लोग ये देखते हैं तभी अभी हमें ये तो सब्जेक्ट है, ये तो समझ में आ गया। अभी यहां पर ये सब्जेक्ट है, इसकी जानकारी तो जरूर दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं, ये भी आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं जब कहता हूं मैं अध्यापक हूं, या मैं छात्र हूं, या मैं दोस्त हूं, या मैं मंत्री हूं, तो जब मैं ये कहता हूं तब यहां पर मैं मेरे बारे में यहां पर जानकारी देता हूं, लेकिन यहां पर मैं कुछ क्रिया नहीं कर रहा हूं। देखिए यहां पर आपको क्रिया दिखती है क्या? यह पेन है, यहां पर पेन ने कुछ क्रिया की है क्या? ये व्हाइट बोर्ड है, इसने कुछ क्रिया की है क्या? मैं अध्यापक हूं, मतलब मैं सिखाता हूं, ये क्रिया जरूर है, लेकिन
मैं अध्यापक हूं, इसमें मेरी स्थिति दिखती है। तो यहां पर ये स्टेट है, जैसे ये पेन है, मतलब मैं इस चीज की स्थिति बता रहा हूं कि यह पेन है, यह व्हाइट बोर्ड है, मैं स्थिति दिखाता हूं। मतलब यहां पर मेरी स्थिति यहां पर दिख रही है कि मैं क्या हूं, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूं, ये दिख रहा है। मतलब यहां पर ये मैं सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन उसके साथ में ये डूअर भी है, और डूअर को ही सब्जेक्ट भी कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो सब्जेक्ट में जानकारी दी जाती है, जैसे इस सेंटेंस में मेरी जानकारी दी गई है, इस सेंटेंस में भी मेरी ही जानकारी दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा इस सेंटेंस में एडिशनल मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं ऐसे भी बताया जा रहा है। तो ये जो क्रिया दिख रही है, इसके वजह से ये सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो गया है, मतलब कर्ता हो गया है। और जब भी सब्जेक्ट डूअर होता है, और सब्जेक्ट डूअर हमेशा होता है ऐसे नहीं, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट यहां पर डूअर नहीं है, तो इसकी सिर्फ जानकारी दी जा रही है, सिर्फ जानकारी और कुछ भी नहीं। ओके, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां पर इस टाइप के सेंटेंस में सिर्फ जानकारी दी जाती है, और यहां पर ये सब्जेक्ट ऐसे है जहां पर ये सब्जेक्ट एक डूअर बन गया, कुछ ना कुछ तो क्रिया कर रहा है, और वो यहां पर हमें दिख रही है। ओके, जैसे देखिए तू तू भागता है। अभी यहां पर भी देखिए, यहां पर भी ये भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां पर एक्शन कर रहा है। यही अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, तू मेरा दोस्त है। अभी देखिए यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यहां पर भी ये सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन यहां पर सिर्फ जानकारी दी जा रही है, और यहां पर इसकी जानकारी जरूर दी जा रही है, लेकिन इसके साथ में यहां पर ये कुछ ना कुछ तो क्रिया कर रहा है। मतलब यहां पर एक हमें ऐसे शब्द मिल रहा है जिससे हमें क्रिया का बोध हो रहा है। तो ये हो गई क्रिया। तो यहां पर ये सब्जेक्ट डूअर है। मतलब सब्जेक्ट कभी कभी डूअर भी हो सकता है, या कभी कभी सब्जेक्ट सिर्फ एक वाक्य का मुख्य विषय होता है। मतलब दोनों का एक ही है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट क्या है ये समझ में आना चाहिए। ओके, अभी दोस्तों ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट कभी कभी डूअर भी होता है, और सब्जेक्ट कभी कभी सिर्फ एक सेंटेंस का मुख्य विषय होता है। ओके, अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया। अभी हमें हमारे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के बाद में सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहां पर क्रिया दिखाने वाला एक शब्द मिल रहा है, बराबर है। तो ये जो क्रिया दिखाने वाला जो शब्द है, उसे इंग्लिश में वर्ब, हमारी लैंग्वेज में क्रियापद, तो ये वर्ब दिख रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में हमें क्रिया दिखाई जा रही है। वो जिन वर्ड से दिखाई जा रही है उन्हें इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब क्या होता है, ऑफ कोर्स अभी हमें दिखाई दिया कि वो क्या करता है, हमें कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका बोध देता है। तो वर्ब ये क्या होता है, क्रिया का बोध देने वाला वर्ब है। अभी ये वर्ब में हमें क्या क्या मालूम पड़ता है, देखिए सबसे पहले हमें यहां पर कोई ना कोई तो क्रिया मालूम होती है। तो सबसे पहले वर्ब का मेन फंक्शन, कार्य क्या है, तो वर्ब हमें क्रिया दिखाता है, क्रिया का बोध कर देता है, राइट। अभी यहां पर तो ये क्रिया दिख रही है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने देखा, लेकिन यहां पर हमें कोई भी क्रिया दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है,
क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट की सिर्फ जानकारी दी गई है, यहां पर यह सब्जेक्ट कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो यहां पर भी वर्ब है और वो लास्ट में है, और लास्ट में है, अंत में है, फिर भी हमें इसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी की स्थिति बता रहा है। तो मतलब ये जो वर्ब है वो हमें यहां पर क्या दिखा रहा है, स्थिति दिखा रहा है। तो दोस्तों मतलब वर्ब के दो मेन फंक्शन है। क्या है, एक तो वो क्रिया का बोध हमें करके देता है, नहीं तो कोई भी यहां पर जो भी वर्ड रहेगा उसकी हमें वो स्थिति बताता है। जैसे यह किताब है, तो यहां पर हमें इसने इसकी स्थिति क्या है यह जानकारी, यह वर्ड की यहां पर हमें जानकारी दी जा रही है, और ये इस वर्ड से ये जानकारी की स्थिति मिल रही है कि यह किताब है, यह कुर्सी है, वह पत्थर है, वह पर्वत है, वह मकान है, वह दुकान है। मतलब हमें इस तरीके से वर्ब से एक तो क्रिया और दूसरी हमें दिखती है वो है स्थिति। ओके, तो ये क्रिया होती है, इसलिए वर्ब को एक्शन दिखाने वाला वर्ड या स्टेट स्थिति स्थिति दिखाने वाला वर्ड भी कहा जाता है। ओके, तो यहां पर अभी हमें वर्ब समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो सब्जेक्ट जो हमेशा नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है, उसका प्रोनाउन के जो फॉर्म्स है वो भी हम लोगों ने देख लिए, इसके और फॉर्म्स क्या होते हैं वो भी हमें देखने हैं। लेकिन उसके पहले अभी हम जानकारी ले रहे हैं वर्ब की, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है वो है वर्ब। ओके, वर्ब हमें क्या करता है, एक तो क्रिया का नहीं तो स्थिति का बोध करके देता है। ओके, अभी जब ये क्रिया का बोध करके देता है तब वो क्रिया कोई ना कोई तो चीज के ऊपर या कोई ना कोई तो व्यक्ति के ऊपर होगी या नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो जब भी ये सब्जेक्ट कुछ क्रिया करता है और उस क्रिया अगर कोई चीज पर या कोई व्यक्ति पर होती है तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अभी ये ऑब्जेक्ट है क्या, जैसे पेन यह एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वस्तु है, एक चीज है। व्हाइट बोर्ड ये एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कोई एक चीज है। पत्थर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है या कोई चीज है। जैसे ऑब्जेक्ट कोई ना कोई तो चीज होती है, वैसे ऑब्जेक्ट ये कोई भी सजीव व्यक्ति भी हो सकती है, कोई सजीव प्राणी भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट कुछ क्रिया करता है तो वो क्रिया अगर किसके ऊपर ट्रांसफर होती है, वो क्रिया किसके ऊपर अगर की जाती है, तो जिस चीज के ऊपर क्रिया की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिया होती है, क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा ही रहता है मुंडी नीचे करके। मतलब क्या, सब्जेक्ट कुछ भी क्रिया करने दो, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी कहेगा नहीं, फिर वो सजीव होने दो या निर्जीव होने दो। हम व्याकरण की परिभाषा से ये सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, जो भी क्रिया उसके ऊपर होती है
वो सब सह लेता है, चुपचाप सह लेता है। अगर मैं इस पेन को फेंक दूं तो यह ऑब्जेक्ट मुझे कुछ कहने वाला है नहीं। इस मैं जो फेंकने की क्रिया करने वाला हूं वो इसके ऊपर मैं हस्तांतरित कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। और ये जब क्रिया होगी तो यह पेन मेरे हाथ से निकलेगा और जाकर कुछ दूरी पर जाके वहां पर गिर जाएगा। जब मैं सिखाने की क्रिया आपके ऊपर कर रहा हूं तो वहां पर आपको सिखाने की क्रिया खुद पर करवानी पड़ती है। एक्चुअली आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ चुपचाप मैं जो भी बोल रहा हूं वो सुनते हो, आप सीखते हो। हाँ, आपको डाउट्स वगैरह आएंगे वो बात अलग है, लेकिन वो क्रिया आपके ऊपर होती रहती है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैं मेरे बच्चे को अगर मैं मारता हूं तो वहां पर वो बच्चा रोता जरूर है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके ऊपर क्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो खुद के ऊपर क्रिया करवा के लेता है, उसे व्याकरण की परिभाषा में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इसे हमारे लैंग्वेज में हम उसे कर्म कहते हैं। हमारे कर्म वगैरह वो कर्म अलग है, और व्याकरण की भाषा में ये जो कर्म होता है ये ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर क्रिया की जाती है। जैसे मैं पैसा कमाता हूं। अभी देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ये सब्जेक्ट तो दिखाई दे दिया क्योंकि इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यहां पर कमाने की क्रिया आपको दिख रही है, मतलब ये वर्ब हो गया। अभी ये कमाने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? पैसे के ऊपर हो रही है। तो जिसके ऊपर क्रिया हो जाती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं पैसा कमाता हूं, उसके बदले में मैं नाम कमाता हूं, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ये क्रिया जिसके ऊपर की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, और देखिए, अध्यापक अंग्रेजी सिखा रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, अध्यापक अंग्रेजी सिखा रहे हैं। यहां पर जानकारी अध्यापक की मिल रही है क्योंकि अध्यापक कुछ ना कुछ तो क्रिया कर रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट। अभी सिखाने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? किसके ऊपर हो रही है? मतलब अंग्रेजी, ये अभी ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आप दिखा सकते हो क्या? जैसे आप पेन दिखा सकते हो, जैसे व्हाइट बोर्ड दिखा सकते हो, जैसे आप कुर्सी, पत्थर, किताब, पेन, टेबल, हाउस, शॉप दिखा सकते हैं, वैसे आप ये दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी क्रिया तो इसके ऊपर हो रही है, यह ऑब्जेक्ट है। अभी आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी नाउन ही है। देखिए, पैसा कॉमन नाउन, सामान्य नाम, नाम नामी है, अंग्रेजी प्रॉपर नाउन है। एक भाषा को एक विशिष्ट संज्ञा दी गई है, एक भाषा को नाम दिया गया हुआ है, बराबर है, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। तो दोस्तों, अभी देखिए, सब्जेक्ट क्रिया करता है,
हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट हमेशा एक तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है, वैसे अभी हमें यह समझ में लेना है ऑब्जेक्ट भी हमेशा यही होता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन ये हमेशा हमें एक तो सब्जेक्ट की जगह पर मिलेंगे नहीं तो ऑब्जेक्ट के जगह पर मिलेंगे। जब वो सब्जेक्ट की जगह पर मिलेंगे तब वो कोई क्रिया करते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर मिलते हैं तब उनके ऊपर क्रिया की जाती है। अभी वो कैसे की जाती है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।